बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे 16.5 को स्टार्ट करेंगे और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसके लिए ज़ाहिर बात है थोड़ा सा यहाँ पे चेक कर लेंगे। यहाँ पे इसी को स्टडी करने से पहले देखें, यहाँ पे है जोसेफ हेनरी हैं जो 1830 के अंदर जिन्होंने क्या कहते हैं स्टडी किया था, कॉन्सेप्ट दिया था किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जो यूएसए से ताल्लुक था इनका। इनके बाद ही तकरीबन एक साल बाद ही क्या कहते हैं माइकल फैराडे ने क्या किया, इंग्लैंड के थे, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। जोसेफ जो थे उनका तो इतना है अपनी जगह पे काम, लेकिन फैराडे के नाम से ज़्यादा मशहूर है। इंडक्शन के जो फार्मूलाज हैं, कानून हैं, इनके रूल्स हैं, लॉज हैं, वो फैराडे लॉज के नाम से मशहूर है हमारे पास। कहता है वोल्टेज इज़ क्रिएटेड और इंड्यूस, वोल्टेज क्रिएट करते हैं और इंड्यूस कर देते हैं। इंड्यूस का मतलब हम जानते हैं कि विदाउट टच होता है, यानी कि जिसमें हम टच नहीं किए होते हैं, बगैर टच किए हुए इंड्यूस कर देना। दूसरे अल्फाज में ये समझ लीजिए आप कि ये है क्या चीज़। एक्चुअली जनरेट वगैरह कोई भी नहीं कर रहा होता, क्रिएट वगैरह कोई भी नहीं कर रहा होता, एनर्जियों को ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। एक मैग्नेटिक फील्ड है, उससे क्या इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उससे क्या इफेक्ट होगा। और पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर स्टैटिक चार्जेस हैं तो उनकी जो फील्ड है, उनकी जितनी भी फील्ड निकल रही है उनमें से, चार्जेस में से, प्लस चार्ज में से, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड कहला रही है। इस तरह से जो मैग्नेट है, मैग्नेट के नॉर्थ पोल में से जो फील्ड निकल रही है वो मैग्नेटिक फील्ड कह रही है। मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट है, वो स्टैटिक चार्जेस थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहला रही थी। जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी मैग्नेट की वजह से, वो मैग्नेटिक फील्ड करा रही है। तो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो, वोल्टेज को हम क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं। लेकिन ये क्या है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है एक्चुअली। लेकिन यहाँ पे कहता है कि इंड्यूस हुआ है। इंड्यूस से हम पहले पढ़ चुके थे, हम जानते हैं इंड्यूस का मतलब विदाउट टच, कंडक्शन का मतलब है थ्रू टच। यहाँ नो टच है, कोई टच वगैरह नहीं किया हुआ है, इसको इन कॉन्टैक्ट नहीं है वो। विदाउट कॉन्टैक्ट वो क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म करता है एक जगह से दूसरी जगह। वोल्टेज इज क्रिएटेड, वोल्टेज क्रिएट हो गया या इंड्यूस हो गया, प्रोड्यूस हो गया कहीं पर, विदाउट कंडक्शन, विदाउट कॉन्टैक्ट। फॉर दिस रीज़न वी कॉल दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के जो वजह से जो इंड्यूस हो जाए वोल्टेज, उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैग्नेटिक इंडक्शन इज़ द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये प्रोडक्शन है किसकी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की प्रोडक्शन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरीके से या मैग्नेटिक इंडक्शन कह लें, उसके जो भी प्रोडक्शन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल करंट। ज़ाहिर बात है फैराडे लॉ ने पहले बताया था और इंडिकेट किया था, जब भी क्या कहते हैं कोई मैग्नेटिक फील्ड कट करती है किसी कंडक्टर को, तो उस कंडक्टर के एंड्स पर वोल्टेज इंड्यूस हो जाते हैं, वेरिंग फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि अक्रॉस अ कंडक्टर वो हासिल होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हासिल होगी वहाँ पे, इन चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो रही हो, ऐसा नहीं हो कि वो फिक्स हो, स्टैटिक हो। स्टैटिक नहीं है, वो मूव में है। ठीक है, यहाँ पे कहता है कि फैराडे लॉ इज जनरली क्रिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ इंडक्शन इन 1831। 1831 के अंदर फैराडे लॉ ने क्या कहते हैं इसको क्रेडिट लिया इसका, इंडक्शन का। एंड जेम्स क्लर्क मैक्सवेल जो थे, मैक्सवेल भी एक साइंटिस्ट हैं हमारे पास, उन्होंने भी इसका क्रेडिट लिया यहाँ पे, डिस्क्राइब किया जिन्होंने मैथमेटिकली इसके फार्मूले को, इसकी थ्योरीज को। तो इट इज़ फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन ये कहलाता है, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन कहलाता है। किस तरह से फैराडे इंडक्शन, तो कहता है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, वो अभी शुरू में भी कहा, कैन इंड्यूस ईएमएफ इन अ सर्किट। जो भी मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो इंड्यूस कर देगी इसको, वोल्टेज को। यहाँ भी पिक्चर देख सकते हैं आप, मुख्तलिफ किस्म की पिक्चर्स हैं हमारे पास यहाँ पे। देखिए इलेक्ट्रिक करंट है, पास हो रहा है इस कॉइल के अंदर से, ये रेड कलर नज़र आ रहा है आपको, यहाँ से इन हुआ, यहाँ से आउट हो गया, इसके अंदर फ्लक्स पैदा हो गया। फ्लक्स क्या चीज़ है आगे जाके स्टडी करेंगे, आपको अभी आएगा यहाँ पे। तो कहने का मकसद ये है, जब भी हम जानते हैं जब भी किसी कंडक्टर में से कोई करंट पास करते हैं तो उसके इर्द गिर्द सराउंडिंग के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो चुकी होती है, जनरेट हो चुकी होती है। और दूसरे अल्फाज में ये कह लें, ये तो था करंट के ज़रिए मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना, और एक है परमानेंट मैग्नेट जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जब किसी कट करेगी किसी को, कंडक्टर को, तो उस कंडक्टर के अंदर वोल्टेज को इंड्यूस करा देगी। फैराडे लॉ डिमोस्ट्रेट किया उसने किसको, मैग्नेटिक फील्ड को,
कहता है कि किस तरह कहता है, फर्दर डिमोस्ट्रेट डेट मैग्नेटिक फील्ड कैन क्रिएट करंट एज ऑन द फिगर, फिगर के मुताबिक उसने क्रिएट किया करंट को। कैसे क्रिएट किया भाई साहब, देखिए यहाँ पे ये एक परमानेंट पोल है। जो परमानेंट क्या कहते हैं मैग्नेट होता है, उसके दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ परमानेंट पोल होता है, एक साउथ परमानेंट पोल होता है। ठीक है, नॉर्थ से हमेशा फील्ड निकल रही होती है, साउथ की तरफ आ रही होती है। साउथ एब्जॉर्व कर रहा होता है और एन पोल वो इमिट कर रहा होता है। अब ये जो परमानेंट पोल है इसको लेके जा रहे हैं एक कॉइल के करीब। वो कॉइल को ये दोनों टर्मिनलों को कनेक्ट किया हुआ है एक गैल्वेनोमीटर के साथ, जिसका एक पॉइंट जीरो है, एक तरफ प्लस है और एक तरफ माइनस है। ये कहता है कि जब यहाँ से क्या कहते हैं, जब इस परमानेंट मैग्नेट को करीब लेके जाएंगे तो क्या होगा, जो ये फील्ड है जो ब्लू कलर में नज़र आ रही है आपको, जो फील्ड है ये चेंज हो रही होंगी, आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही होंगी। कभी इनका रेट जो है वो चेंज हो रहा होगा, इनकी इंटेंसिटी जो है वो चेंज हो रही होगी। ये चेंज ऑफ फील्ड जो है वो कट करेगी इस कंडक्टर को, कॉइल को, तो इसमें वोल्टेज इंड्यूस कर देगी। ठीक है, तो वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा इसके अंदर। और यूँ क्या है, इसकी जो डिफ्लेक्शन है जिसकी गैल्वेनोमीटर की इधर साइड, दोनों साइडों की तरफ मूव करेगी। जब वो करीब आ रहा होगा तो वन साइड पे होगा, जब अवे जा रहा होगा तो वो अनदर साइड पे होगा। इसकी डायरेक्शन अलग से मालूम कर सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल इसने बताया है, किसने, फैराडे ने क्या कहता है, उसने डिमोस्ट्रेट किया था मैग्नेटिक फील्ड को कैन क्रिएट, यानी कि कर सकती है क्रिएट, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट कर सकती है करंट को। तो सिर्फ आज मैग्नेटिक फील्ड्स को हम के ज़रिए हम करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड कोई करंट जनरेट नहीं कर रहा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करते हुए करंट जनरेट कर रहे हैं। पिक्चर के मुताबिक नीचे देखा, व्हेन अ मैग्नेट शोइंग बिलो इज मूव टूवर्ड द कॉइल, कॉइल के करीब जा रहा था वो मैग्नेट टूवर्ड द कॉइल, द गैल्वेनोमीटर पॉइंटर और द नीडल विल डिफ्लेक्ट अवे फ्रॉम द इट्स सेंटर पोजिशन इन वन डायरेक्शन ओनली। करीब जाते वक्त वो एक डायरेक्शन में होगा और जब वो अवे जा रहा होगा मैग्नेट तो वो दूसरी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाएगी। वैन द मैग्नेट स्टॉप मूविंग, अगर मैग्नेट को आप स्टॉप कर दें मूव करने से, एंड इज हेल्ड स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द क्वाइल, क्वाइल के हिसाब से उसको समझे आप कि वो रुक गया, यानी कि देख लीजिए यहाँ पे कहता है कि इसको अगर आप समझते हैं कि ये स्टैटिक हो गया, यानी कि ये आपका जो मैग्नेट है ये रुका हुआ है, क्वाइल भी रुकी हुई है, तो डिफ्लेक्शन जो है इस निडल का है वो कहाँ आएगा, वो जीरो पे आ जाएगा। मैग्नेट मूव कर रहा है, कॉइल रुकी हुई है, या कॉइल मूव कर रही है, या मैग्नेट रुका हुआ है, दोनों केसेस में, दोनों में से कोई एक चीज़ मूव कर रही है और एक स्टैटिक है, तो ये डिफ्लेक्शन होगी या तो इधर या उधर। अगर दोनों स्टैटिक हैं, दोनों ही स्टैटिक हैं, तो निडल कहाँ पे होगा, वो जीरो पे होगा, यानी कि कुछ भी वोल्टेज जनरेट नहीं हो रहा है इसके अंदर। तो मूवमेंट, यानी मूवमेंट से मुराद ये जो मैग्नेट फील्ड है वो चेंज हो रही हो मैग्नेट के मूव करने पे या कॉइल के मूव करने पे, तो डिफ्लेक्शन आएगी। The needle of the galvanometer return to zero as there is no physical movement of the magnet. अगर ये भी रुका हुआ है, मैग्नेट भी रुका हुआ है, कॉइल भी रुकी हुई है, तो अब उसकी फील्ड की ये जो है ये रुक जाएगी जीरो पे। सिमिलरली व्हेन द मैग्नेट इज मूव अवे फ्रॉम द कॉइल, अब अगर मैग्नेट को हम यहाँ से मूव करके राइट पे ले जाएं, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो फील्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो क्या होगा, ये ज़ीरो से एक तरफ मूव कर जाएगा। या अगर ये इधर आया, रुका नहीं, करीब आया और वापस गया, करीब आते वक्त एक तरफ है तो वापस जाते वक्त वो सेकंड तरफ होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली व्हेन द मैग्नेट इज मूव अवे फ्रॉम द कॉइल द गैल्वेनोमीटर नीडल डिफ्लेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगी, इंडिकेटिंग अ चेंज इन पोलरिटी। सारी बातें जब करीब आ रहा था तो वो पोलरिटी अलग थी और अपोज जाते वक्त पोलरिटी अलग होगी। तो इसलिए दोनों करीब आते वक्त तो एक डायरेक्शन में है, तो अपोज जब वो अवे जा रहा होगा तो वो निडल उसका दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा। एंड द निडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर विल डिफ्लेक्ट लेफ्ट और राइट, या तो जीरो से वो राइट पे होगा या फिर क्या होगा, वो अपने लेफ्ट पे होगा। करीब आते वक्त एक तरफ है तो अवे जाते वक्त वो दूसरी तरफ होगा। तो पॉजिटिव और या नेगेटिव कह सकते हैं, रिलेटेड टू द मैग्नेट मोशन, जो मैग्नेट का मोशन है उसके हवाले से होगा। यानी कि मैग्नेट करीब आ रहा है तो वन डायरेक्शन में होगा गैल्वेनोमीटर का नीडल, अवे जा रहा है तो वो दूसरी डायरेक्शन में होगा। देखिए इसी को आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें आपको क्या बताता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन बाय अ मूविंग मैग्नेट, किस तरह से मूविंग मैग्नेट से वो इलेक्ट्रो इंडक्शन हुआ।
इफ़ यू कीप द मैग्नेट स्टेशनरी, अब कहता है मैग्नेट को, यानी सेकंड केस कर रहा है। पहले केस में उसने कहा था मैग्नेट मूव कर रहा है, अब वो कह रहा है मैग्नेट जो है वो आपका रुका हुआ है लेकिन कॉइल मूव करेगी। तो इफ़ यू कीप द मैग्नेट स्टेशनरी, मैग्नेट को रोक दें आप एक जगह पे, एंड मूव ओनली द कॉइल, सिर्फ कॉइल को मूव करेंगे टूवर्ड एंड अवे फ्रॉम द मैग्नेट, एक बार कॉइल को मूव करके लेके जाएंगे, एक बार कॉइल को मूव करके लेके जाएंगे मैग्नेट के करीब, और एक बार मैग्नेट से दूर लेके जाएंगे। सेकंड केस में कॉइल मूव कर रहा है यहाँ पे। तो कहता है कि द निडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर विल आल्सो मूव इन ईदर डायरेक्शन, जब करीब आ रहा है तो निडल की डायरेक्शन एक तरफ होगी, जब अभी जा रहा होगा तो निडल की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, दूसरी तरफ जाएगी। तो इन ईदर डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में हो सकती है। अ वोल्टेज इज इंड्यूस इन अ कॉइल, वोल्टेज तो इंड्यूस होंगे कॉइल में। व्हेन द कॉइल इज मूव थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, जब कॉइल को मूव करे किसी मैग्नेटिक फील्ड में, जनरल फिनोमेना है ना, जब भी कोई कॉइल मूव करे किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें वोल्टेज इंड्यूस हो जाते हैं। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड एट विच द कॉइल इज मूव्ड, जिस स्पीड से कॉइल मूव हो रही है मैग्नेट की तरफ या मैग्नेट से दूसरी तरफ, जिस स्पीड से करीब आ रही है या दूर जा रही है, कॉइल जिस स्पीड से करीब आ रही है मैग्नेट के या दूर जा रही है, उसी स्पीड से क्या है वोल्टेज इंड्यूस होंगे। फॉर फैराडेज लॉ टू बी वैलिड, either the coil or the magnetic field or both must be in relative motion, दोनों का मोशन आपस में ताल्लुक है, या तो कॉइल मूव करेगी, अगर कॉइल मूव नहीं कर रही है तो मैग्नेट मूव करेगा। ठीक है, तो दोनों का मोशन है, रिलेटिव मोशन है विद वन अनदर। फॉर द इंड्यूस ईएमएफ के जो वोल्टेज इंड्यूस होंगे, दोनों के मूवमेंट, किसी भी एक के मूवमेंट की वजह से वोल्टेज इंड्यूस होंगे। वोल्टेज टू बी इंक्रीज विद इंक्रीज फील्ड स्पीड, जिस स्पीड से फील्ड चेंज हो गया, जिस स्पीड से वो करीब और दूर आ जा रहा होगा, उसी स्पीड से वोल्टेज इंड्यूस हो रहे होंगे उसके अंदर। ठीक है, दोनों केस हो गए, एक बार तो मैग्नेट मूव कर रहा है, दूसरे के अंदर कॉइल मूव कर रहा है। फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन क्या है, कहता है कि देखें आप, ये जो आपकी बुक है क्लास मैट्रिक की, इसमें बहुत अच्छी तरह से सिंटैक्स बोर्ड ने डिफाइन किया हुआ है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आपको नोट्स मिले हुए हैं, कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं, इसी को स्टडी करें और अपने अल्फाज में लिख दें इसको, और समझ के लिखें, समझ लें एक बार इस तरह से कि क्या है ये, और कुछ भी नहीं है। सबसे इजी तरीके से उन्होंने आपको डिफाइन किया है सिंटैक्स बोर्ड ने। कहता है फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन क्या है इंडक्शन का, उसका फैराडे का फ्रॉम द अबव डिस्क्रिप्शन वी कैन से डेट द रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन एन इलेक्ट्रिकल वोल्टेज एंड अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। दो चीज़ें बात कर रहा है आपको यहाँ पे, एक कर रहा है इलेक्ट्रिक वोल्टेज यानी कि इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, सेकेंड बात कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की। तो फैराडे लॉ का जो रिलेशनशिप है वो वोल्टेज और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, टू विच माइकल फैराडे फेमस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टेट एज, उसने किस तरह बताया, उसने कहा कि वोल्टेज इज इंड्यूस, वोल्टेज इंड्यूस हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं इन अ सर्किट, एक सर्किट में, किसी कॉइल कह लें, किसी कंडक्टर को कह लें, सर्किट में किसी कॉइल कह लें, कंडक्टर कह लें, वोल्टेज पैदा हो जाते हैं उसमें कब, वैन एवर रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट बिटवीन अ कंडक्टर एंड अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि कोई सा भी मोशन हो रहा है कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, या तो कॉइल मूव कर रही है या मैग्नेट मूव कर रहा है, दोनों में से कोई सा भी प्रोसीजर हो, वोल्टेज इंड्यूस होगा कॉइल के अंदर, मैग्नेट में नहीं, कॉइल में होगा। एंड डेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द दिस वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, जिस रेट से फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, किसके अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, मैग्नेट में नहीं, कॉइल के अंदर, कॉइल में जिस रेट से फ्लक्स चेंज हो रहा होगा उसी रेट से क्या कहते हैं वोल्टेज इंड्यूस होता रहेगा। लेकिन इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यहाँ पे दिए हुए हैं, फैक्टर इफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इंड्यूस ईएमएफ के बारे में। देखें 4-5 पॉइंट बता रखे हैं यहाँ पे। एक में नंबर ऑफ टर्न को जाहिर करेगा कॉइल के, ए उसके एरिया को, कॉइल की क्रॉस सेक्शनल एरिया को, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को जाहिर करेगा, डब्ल्यू जो यहाँ पे ये ओमेगा जो दिखा रहा है आपको, ये एंगुलर वेलोसिटी को जाहिर करेगा, टी टाइम को जाहिर करेगा। ये चीज़ें हैं जो इफेक्ट करती हैं किसी भी वोल्टेज के इंड्यूस होने पे किसी भी कंडक्टर में, और दोनों केस हैं, चाहे कॉइल जाए या चाहे मैग्नेट जाए। द इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टर्न मीन्स नंबर ऑफ टर्न या कॉइल। देखें यहाँ पे तो कोर्स देख लें, ये एक टर्न है, ये दूसरा टर्न है, ये तीसरा टर्न है। टर्न कहते हैं चक्कर को, ये एक चक्कर यहाँ से स्टार्ट हुआ, नीचे गया, घूम के वापस आ गया, एक टर्न, दूसरा टर्न, फिर तीसरा, चौथा, 5 टर्न्स हैं। तो नंबर ऑफ टर्न जितने ज़्यादा होंगे इतना ही ज़्यादा वोल्टेज इंड्यूस होगा।
सेकंड चीज़ कहता है अगर ये बारीक तार का क्रॉस सेक्शन एरिया, कहता है कि इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ ए, मीन्स द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ द कॉइल, कॉइल का क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर ये कॉइल पतली है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया थिक नहीं है, थिन है, तो क्या होगा, इसमें वोल्टेज इंड्यूस इतने नहीं होंगे। जितना ज़्यादा थिक होता जाएगा, एरिया बढ़ता जाएगा, इतना ही ज़्यादा उसमें वोल्टेज इंड्यूस नहीं होंगे। इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंडक्शन बी, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी। जितनी ज़्यादा फील्ड होगी, जितना ज़्यादा ये जो फील्ड आ रही है, ब्लू फील्ड आ रही है आपके पास, ठीक है, इंडक्शन आ रहा है, जितना ज़्यादा ये फील्ड होगी इतना ही ज़्यादा उसमें क्या होंगे, वोल्टेज इंड्यूस होंगे। जितनी ज़्यादा यहाँ पे कहता है कि इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉइल, कॉइल की मूवमेंट की एंगुलर वेलोसिटी के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी होगी इतनी ज़्यादा वोल्टेज पैदा होगा। आल्सो इंड्यूस ईएमएफ आल्सो वेरीज विद द टाइम, ये टाइम के साथ भी वेरी कर रहा होता है, एंड डिपेंड ऑन इंस्टेंट टाइम, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, टी के ऊपर। कहता है द इंड्यूस ईएमएफ इज मैक्सिमम व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा है, कहता है इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम हो जाएगा कब, जब कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या हो, वो पैरेलल हो, क्या हो, आपस में पैरेलल हो, तो क्या होगा, मैक्सिमम किस्म का वोल्टेज इंड्यूस होगा। दोनों की फील्ड, जिस डायरेक्शन में फील्ड जा रही है उसी डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन हो, किसकी हो, डायरेक्शन कॉइल की हो। दूसरा केस कहता है कि अगर फील्ड ऐसे है और ये क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर हो जाए कॉइल के साथ, फील्ड और कॉइल का जो एंगल है वो 90 हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, तो क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ। याद रखना पड़ेगा आपको, पैरेलल के अंदर वो मैक्सिमम देगा, परपेंडिकुलर के अंदर वो ज़ीरो देगा। ये आपके आगे जाके एंट्री टेस्ट में भी आपके काम आएगा। ये जब आप इंजीनियरिंग या मेडिकल में जाना चाहेंगे तो इंजीनियरिंग में ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं चीज़ें, लेकिन पता नहीं मेडिकल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये लोग। देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे पास। और दूसरा जो पार्ट है, उस दूसरे पार्ट के अंदर हम लेंस लॉ को डिफ़ाइन करेंगे, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में क्या है और उसके बारे में चीज़ें इसकी डिफ़ाइन की जाएंगी। तो वो अभी थोड़ी देर बाद उसको डिफ़ाइन करते हैं। थैंक यू सो मच।